मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर हौसले हो बुलंद, तो अखाड़ बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो प्यारे मेरे दोस्त, कैसे आप सभी को जो है 12th के हिस्ट्री में यानी चौथे पार्ट्स में आपका फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उसी अंदाज में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप जो है नहीं देखे तो इसमें प्लेलिस्ट में यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, और इसको जो है कहानी सुनकर आप एग्जाम तक डायरेक्ट जो है आप लिख सकते हैं। आपको क्या याद नहीं रहता है, आपको जो है 10 सवाल जो है आपको दिमाग में फिट कर देंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले, यानी प्रकाश डालने के लिए कहता है, यानी शुरू से अंत तक कहता है। सुनिए इसका क्या मतलब होता है कि प्राचीन मतलब भारत में बहुत पुराने, बहुत सबसे पुराने उसी समय कहता है। प्राचीन भारत में वर्ण के मतलब होता है, जैसे में हम लोग यादव, कुशवाहा, राजपूत, भुनियार ये सब करते हैं। वर्ण एगो उसी प्रकार वर्ण के मतलब होता है चुनना, यानी वर्ण के मतलब जाति होता है। यानी संस्कृत भाषा में पहले क्या बोलते थे, पुराने जमाना में वर्ण बोलते थे। अब वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कलयुग में जाति बोलते हैं। वर्ण जो है एगो जाति है, एक प्रकार के जाति है। उसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना, या वृ धातु से बना है। इसी का अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। उसी व्यवस्था पर प्रकाश दे। तो सुनिए, यह जो है ये प्राचीन भारत में वैदिक काल से ही, वैदिक काल कहने का मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच वाला को वैदिक काल कहते हैं। उसी समय प्रचलित था वर्ण। अब वो जो है वर्ण, वर्ण जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण जो 4 प्रकार से कहे गए हैं। अब जो है ऋग्वेद में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अब कहता है, कहा जाता है ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। क्षत्रिय ये कंजा है, जो बाजू बोलते हैं, बाजू से उत्पन्न हुआ है। वैसे होता है जन घाव से जो है उत्पन्न हुआ है। वही शूद्र होता है जो ब्रह्मा जी के जो है पैर के जो है चरणों से उत्पन्न हुआ है। समझ में आई बात? तो वह कहता है प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर जो है बात जो है इसी तरह लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो वर्ण का जो है शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। वर्ण एक प्रकार की जाति है, जिससे पहले संस्कृत में कहते थे। वर्ण जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है लिखा गया है। 4 प्रकार के लिखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भी लिख सकते हैं। जो ब्राह्मण जो है मुख से उत्पन्न हुआ है, वैश्य जो होता है जो है बाजू से उत्पन्न हुआ है। अब जो है वैसे जो है जन घाव से उत्पन्न हुआ है, और जो है शूद्र जो है पैर के जो है चरणों से उत्पन्न हुआ। बात एकदम समझ में आ गई होगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉलेट एक्ट पर एक टिप्पणी लिखे। टिप्पणी के मतलब में होता है शुरू से अंत तक लिखना। अब सुनिए, रॉलेट एक्ट था क्या? सुनिए, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश के द्वारा यानी अंग्रेज के द्वारा बनाया गया कानून था। अगर कोई भारतीय आवाज उठाता है तो बिना सबूत के, बिना गवाह के उसे जेल में डाल दिया जाता था। और इसलिए इसे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। तो पूछेगा रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहते हैं? कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अगर कोई भारतीय उसके खिलाफ जो है मारपीट करता है या आवाज उठाता है तो बिना कहे सुने जो है जेल में डाल दिया जाता था। यह जो है 1919 ईस्वी में आया। इसी को रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसका नारा था कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। यानी कोई इसमें वकील नहीं होगा, कोई इसमें दलालाचारी नहीं चलेगा, कोई अपील इसमें किसी का बात नहीं सुना जाएगा। समझ में आई बात? यही है रॉलेट एक्ट। बात समझ में आया होगी। तीसरा नंबर का था अकबर ने यात्रा कर और जजिया कर क्यों समाप्त किया? 2024 में पूछा था अकबर ने यात्रा कर यानी जजिया कर क्यों हटाया? अब सुनिए, ये जजिया क्या होता है। अब जजिया के हम की बार लिखा था जिजियो, लेकिन बिल्कुल गलत। हमने किताब में एनसीईआरटी में पढ़े हैं जजिया होता है। समझ में आई बात? अकबर ने यात्रा कर के मतलब होता है कहीं भी यात्रा करे ना तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता था। जजिया कर तो सुने होइएगा।
यात्रा कर होता है कि आप कहीं घूमने जाइए तो उस पर टैक्स लगा, तो अकबर ने क्या किया, इसको यात्रा कर को हटा दिया। समझ में आया बात। और जो है जजिया कर क्या था, तो यार ये जजिया कर एक ऐसा कर था, अकबर जो है मुसलमान था, अकबर कैसन था, मुसलमान था, और जो है हिंदुओं से लिए जाने वाले जो है धार्मिक कर था, यानी गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमान कहने के मतलब हिंदुओं से लिया जाता था। कब इसको अकबर ने, इसीलिए ये अकबर एक महान जो है, इसको राष्ट्रीय शासक भी कहते हैं। और सुनिए, अकबर जो है सबका समर्थन करना चाहता था, यानी सबका विकास करना चाहता था और बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। इसीलिए जजिया कर हिंदुओं से जो लेता था उसको 1564 ईस्वी में हटा देता है जजिया कर। और अकबर ने, और इसीलिए अगर यात्रा कर और जजिया कर को हटा देता है और जो है विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। बात समझ में आई। कहता है कि नहीं 4 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखे। आप सुनिए, किन्हीं 4 गुप्तकालीन के मतलब होता है ऐसे कौन से मंदिर है जिन्हें गुप्तकालीनों से हमको पता चलता है। तो सुनिए, शिव मंदिर है। शिव मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आप शिव एक याद के ना रखेंगे, शिव मंदिर पहला याद तो हो जाएगा। अब शिव मंदिर के जो है पत्नी के नाम कथी है, पत्नी के नाम है पार्वती। पार्वती मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। आप सुनिए, पार्वती के बेटा का नाम कथी है, गणेश। गणेश से नाम रखेंगे एरन। एरन 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 मंदिर कहाँ है, जो है मध्य प्रदेश में है। एरन के बाद कौन मंदिर है, तिगवा। एरन कार्तिक, एरन के बाद कथी है, कार्तिक है, तो कार्तिक की जगह पर रखेंगे तिगवा। तिगवा मंदिर कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में। चारों एक खानदान से मध्य प्रदेश हो गई बात। अब सुनिए, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं। देखिए साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन भारत सरकार ने 1919 के अधिनियम बना था, लेकिन यह जो है 10 वर्षों पे बनता था। यह जो है ब्रिटिश में जो 1929 में चुनाव होने वाला था, इसीलिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। और भारत में आया कब, 3 फरवरी 1928 में आया। इसका रिपोर्ट कब पेश किया था, तो 1930 में पेश किया था। फिर तो सुनिएगा, साइमन कमीशन क्यों आया था, तो संविधान को लेकर आया था। पहली बार साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, गठन पूछेगा तब 1927। भारत में कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 का। साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब पेश किया, 1930 में। ये तीनों बात के आप नोट कर लीजिए। इनका जो है साइमन कमीशन जो है भारत के लोगों ने इसको विरोध किया। क्यों किया, साइमन कमीशन 100 से साइमन 100 से 7, इसमें 7 को सदस्य था और 7 के साथ जो था यानी अंग्रेज था। यह जो है 7 वो सदस्य था, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन था। कौन था, उसी के सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन कमीशन आया था। और इसमें गोरे लोग था, यानी गोरे कहने का मतलब अंग्रेज लोग था, इसलिए भारतीय लोग ने इन्हें विरोध किया। ये एकदम बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। आप सुनिए, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, जो समझते हैं बताइए। देखिए अशोक के नाम सुने होइएगा। अशोक बहुत खतरनाक राजा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अशोक विश्व में जितना चक्रवर्ती सम्राट के लिए फेमस नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा वो अपने धर्म के लिए प्रसिद्ध था। यह जो है 7वें जो है शिलालेख से उल्लेख है। इसमें क्या कहा गया था, इसलिए फेमस था, इसमें कहता था माता पिता की इज्जत करो, गुरुओं को आदर लो, यानी ब्राह्मण के साथ कभी भेदभाव नहीं किया जा, जो है कम खर्च करो, ये और अच्छे मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करो, घर परिवार में मधुर आवाज बोलो। यही सब इसका जो है बातें था, इसलिए ये फेमस था। अब सुनिए, अब कहता है 4 गुप्तकालीन हो गए मंदिर। अब ये अशोक के धाम हो गया। अब कहता है गुप्त काल में बनाए गए 4 मंदिरों के नाम लिए। ये वाला क्वेश्चन हम जाके डाल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, गुप्तकालीन के मतलब मुझे बता दिए हैं कि कौन है। पहला जो है शिव मंदिर के हैं, कौन है, तो शिव मंदिर के जो है पत्नी के नाम पार्वती मंदिर है। पार्वती के बेटा के नाम गणेश जी है। गणेश से याद रखेंगे। एरन मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। एरन के बाद तिगवा मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बात एकदम समझ में आ रही होगी। आप सुनिए, कह रहा हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि बारे में, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आपको भी पता। नगरीय सभ्यता क्यों थी, क्योंकि वहाँ के नगर के समान देखने को मिलता था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब जो हड़प्पा सभ्यता के जो भाव कैसे था, भाव चित्रात्मक था। चित्रात्मक कहने का मतलब वहाँ चित्रों के द्वारा पहचानते हैं। जैसे में वहाँ की लिपि को लिखने की शैली कहते हैं। हम लोगों को लिपि लिखने के पता है क्या कहते हैं, हिंदी। जैसे में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कमल, तो यहाँ पर कमल है जो है अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं, यानी कौन लिपि है, तो ये देवनागरी लिपि है। कौन लिपि है, देवनागरी लिपि है। ये जो है
देवनागरी लिपि है। अब सुनिए, अब जो है इसी को लिपि के हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि लिखता था उसको शैली कहते थे। इसमें जो है वर्ण चिन्ह जो है 64 था। वर्णों की संख्या कितना है, तो वर्णों की चिन्ह संख्या जो है 400 था। इसको जो है बाईं से दाईं ओर तो पढ़ा अति लिखा तो जाता था, लेकिन इसको विद्वानों ने आज तक नहीं पढ़ा। कैसे पढ़ेगा, चित्र और चिन्हों के द्वारा दर्शाता है। अब चित्र के चिन्हों के द्वारा दर्शाया तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चला, इसलिए भी हड़प्पा सभ्यता का आज तक नहीं पढ़ पाया। लेकिन वहां पर जो है चित्र के चिन्हों के द्वारा दर्शाते थे, भाव चित्रात्मक था। तब पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के भाव कैसा था, तो चित्रात्मक था। एकदम बिल्कुल समझ में फिट हो गया होगा। अब सुनिए, हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था के और तथा उसके साधनों के जो है बतावे। अब सुनिए, हड़प्पा सभ्यता के उसके सिंचाई तथा व्यवस्था के तथा उसके साधन के बतावे। हड़प्पा सभ्यता एक नवीन सभ्यता थी, आपको पता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी, यानी कृषि उसका आधार था और कृषि करते थे। वहाँ के लोग मनोरंजन के लिए काफी करते थे, मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे, नाच करते थे, डांस करते थे, गीत गाते थे, नृत्य करते थे। ये बात है कुछ समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर कहता सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था कहने का मतलब होता है नदियों से नहर के द्वारा, अब कुआं में खेतों के द्वारा कार्य किया जाता था। देखिए, नदियों से नहरों के द्वारा, नदियों से नहरों के द्वारा, खेतों में कुआं के द्वारा किया करते थे। अब सुनिए, सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार पर टिप्पणी लिखे। कथी कहता है, सिंधु सभ्यता के विशाल जो है स्नानागार पर क्या करे, टिप्पणी लिखे। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार पर टिप्पणी लिखे। देखिए, सिंधु सभ्यता जो है अनागार विशाल जो है ऐसा था। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। उसी के नजदीक में था, सबसे पहले उसके जगह पर खुदाई किया गया था। और सिंधु की सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा नामक जगह किया गया था, जो है दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किया था। वही मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था। और यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, सिंधु सभ्यता को ही विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार की मतलब होता है जहाँ अन्न रखने वाला, यानी 6 कमरा के एक ही कमरा था अन्नागार। और अन्नागार में जो है अन्न रखने के, सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। जब कोई व्यक्ति जब विपत्ति पड़ता था तो यही अन्नागार में ले जाकर भोजन किया करता था। बात एकदम समझ में आ रही होगी। अब जो है इसकी लंबाई जो है जो 4272 किलोमीटर था, वही चौड़ाई जो है इसमें चौड़ाई में इसमें दिया है 2286 किलोमीटर है। तो ये बात जो एकदम समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आया तो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9334758455 आप कॉल कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके पीडीएफ के लिए आपको जो है 50 रुपया आप लगेगा। समझ में आई बात। ये ऑफर था, ये ऑफर जो है खत्म हो गया। वीडियो देखे, आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखे इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और फिर से बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।